सो हेलो एवरीवन। तो अब चालू करते हैं भाई कीमोथेरेपी। हाँ, मेरा नाम है हर्ष और अपन चालू करेंगे कीमोथेरेपी। एंड देखा जाए तो आज 3 मार्च है, आज ही ख़त्म करने का प्रण लिया गया था। तो ट्राई करना है कि भाई आज हो पाएगा। आई थिंक 100 पन्ने का चैप्टर है। और सबसे बड़ी दुखद कहानी मैं जो तुमको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि यार, मतलब मेरे पास ना, मैंने सेकेंड ईयर पे मैंने बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के पूरे। ठीक है, अलग अलग लगभग 3 4 अलग अलग चैनल्स यूट्यूब वीडियोस को मैंने देखा था। कैमरा साफ है ना? ठीक है। और मैं कहूँ तो भाई, मतलब उसमें ना बहुत बहुत प्यारे नोट्स बने थे वो। मतलब इस तरह के थे कि यार आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। एंड सब कुछ उसमें ना ग्राफिकली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से बना के रखा था मैंने। अब दिक्कत ये है कि भाई सेकेंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर पे भाई वो कॉपी काफ़ी हद तक कोरी रखी थी। तो मेरे रूममेट को लगा कि भाई इसको रफ कॉपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ले गए एक दिन और बस घुमा दिए। फिर वो मिली नहीं तो यार अब वही झमेला है कि वो नोट्स, मतलब मेरे को बहुत, अब एक है कि मैं फिर से उन्हें बनाने बैठूं जिसमें ऑब्वियसली मेरे को कुछ नहीं तो 2 3 दिन तो वैसे ही लग जाएंगे। और इतना टाइम है नहीं। और अपन को वैसे भी शानबाग से ख़त्म करना है, तो शानबाग भी मैंने पढ़ी है ऑब्वियसली लेकिन मैंने पहले से अपने जूनियर को दी थी तो उससे मंगा के रख लिया, क्योंकि उसमें मैंने टिक करके रखा था कि यार क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में हैं इसमें काम की, क्या नहीं है। लगभग सारी ही चीज़ें, सही बताऊं तो मेरी पूरी बुक लाल पेन से रंगी हुई है। तो ज़्यादा कुछ अलग से कुछ चीज़ ऐसी निकली नहीं है। बट फिर भी आई थिंक एक दो टॉपिक जैसे एंटी लेप्रेसी ड्रग्स थी, और जो लास्ट की कुछ कुछ चीज़ें थी वो उतना ज़्यादा मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था। एंड चाहो तो तुम भी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ नाम पता कर लो तो भी काम चल जाए। बट अपन फिर भी, क्योंकि अपन तो चैप्टर कवर करने निकले हैं। तो 495, 494, 383, मतलब 100 पेजेस का चैप्टर है। तो मैंने पूरे दिन भर का शेड्यूल इस तरह से सोचा है कि भाई 5 वीडियो मैं बनाऊंगा 1 1 घंटे की, और देखते हैं कितना बनता है कितना नहीं। और नहीं तो फिर मेरे को सुबह उठना पड़ेगा, 4 तारीख की सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के पूरा मतलब निपटाना तो है। आज से लेके कल तक के पूरा निपटाना है। तो अपन फटाफट बिना किसी देरी के चालू करते हैं। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि अब मेरी स्पीड स्लो हो रही है तब मैं वहाँ ब्रेक लूंगा। या फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो आएगा तुम्हारे पास। तो ट्राई करते हैं 1 1 घंटे के हिसाब से निपटाते हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन। एक सेकंड। टन 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 टन। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और मेलिग्नेंसी विद ड्रग्स। सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैंसर सेल्स को अपन को हटाना है। और ये आपने कीमोथेरेपी अपन जो सुनते हैं कीमोथेरेपी, वो कैंसर से रिलेटेड ज्यादा सुनते हैं। पर कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि भाई ट्रीटमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज का भी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के अंडर पे ही आता है। ठीक है, विथ मिनिमल मिनिमल डैमेज टू होस्ट टिश्यूज, कि भाई अपने टिश्यूज को ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए अपन एंटीबायोटिक्स और ये सब खाते हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजुअल, एंटी हेलमिन्थिक, ये सारी ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। बैक्टीरिसाइडल के एजेंट्स क्या होते हैं? किल और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टैटिक क्या होते हैं? जो कि इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये तुम एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये साइडल ड्रग्स हैं, ये तोड़ दो, तोड़ फोड़ के अलग करेंगे। बैक्टीरियोस्टैटिक में सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कहाँ थे भाई अपन? तो ये सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी स्टैटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो क्या अपन को इनको यूज नहीं करना चाहिए? स्टैटिक ड्रग्स तो सिर्फ मारती नहीं है, सिर्फ इनहिबिट कर देती हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको यूज भी कर सकते हो ना, क्यों नहीं? क्योंकि स्टैटिक ड्रग्स एज अ एडजंक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। और मान लो कि भाई आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब मिनिमल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा हैवी इन्फेक्शन आपको नहीं है, तब आपको जरूरत है क्या कि आप साइडल ड्रग्स की तरफ जाओ। साइडल ड्रग्स से ऑब्वियसली, अगर आप साइडल ड्रग्स थोड़ा से एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा शो करेगी। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक भी करती हैं, ऐसा नहीं है। पर स्टैटिक ड्रग, आपने स्टैटिक मतलब बैक्टीरिया को इनहिबिट कर दिया, उनके ग्रोथ को मल्टीप्लाई होने से आपने रोक दिया, एंड बाकी के फिर आपके इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपके इम्यून सेल्स तोड़ फोड़ के अलग कर रहे हैं उनको। तो ये भी ड्रग्स इसलिए यूज की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ साइडल ड्रग्स
ही यूज करनी रहती हैं, या ऐसा कुछ सिद्धांत है ना। बेसिक लॉजिक है कि भाई अगर अपने पास तोड़ने वाली चीजें पहले से अवेलेबल हैं, तो अपन सोचेंगे कि भाई अपन को सिर्फ बढ़ने नहीं देना है, जो एजेंट है इन्फेक्शियस एजेंट उसको बढ़ने नहीं देना है बस, बाकी अपना काम चली जाएगा। हाई कंसंट्रेशन पे कुछ स्टैटिक ड्रग्स साइडल इफेक्ट भी शो कर देती हैं, जैसे क्लोरामफेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट हाई कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिसाइडल भी हो जाती है, किसके अगेंस्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेजेरिया मेनिंजिटाइटिस। नेजेरिया मेनिंजिटाइटिस से क्या होता है, अपना मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इससे क्या अपना फ्लू होता है, और साथ साथ आई थिंक निमोनिया भी इससे कॉज होता है ना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करते हैं, एएमएस के नाम से, नेचुरली ऑब्टेन्ड सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल सोर्सेज और फंगाई। आई थिंक इसका क्लासिफिकेशन में देखते हैं, रुको। बट ये एंटी बैक्टीरियल डायरिया डायरेक्ट चालू हो गया था। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, तो इसका भी आगे, रुको इसका आगे देख लेते हैं। एएमए का सब नाम है कि नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल अपने बेसिट्रासिन, कोलेस्ट्रेन, पॉलीमिक्सिन बी, एट, तो फंगाई, फंजाई के लिए पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, है ना, ये सोर्सेज हैं। जैसे अपना पेनिसिलिन फंजाई, जो अपना बैक्टीरिया से कौन कौन से, बेसिट्रासिन डिराइव हुआ, पॉलीमिक्सिन बी डिराइव हुआ। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये सब दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है एक्चुअली में, इसलिए मैं इस पे ज्यादा उतना बताने का सोच भी नहीं रहा हूँ, और ज्यादा एनर्जी इस पे लगाने की भी उतनी जरूरत नहीं, सिर्फ नाम पता होनी चाहिए। जैसे बेसिट्रासिन है, पॉलीमिक्सिन भी है, ये बैक्टीरिया से डिराइव होती है, ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, है ना। फंजाई से पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो काफी जाना माना, पेनिसिलिन काफी जाना माना नाम है ना। फिर आते हैं अपन सेफेलोस्पोरिन और ग्रीसोफिल्विन। फिर एक्टिनोमाइसिटीज से अपन को क्या मिल गया, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, तो ये सब डिराइव हुए नेचुरल सोर्सेज से। सिंथेटिक तो फिर पूरे अलग ही है, सिंथेटिक की तो लाइन है, इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करा तो सिंथेटिक सोर्सेज, सिंथेटिक ड्रग्स भी बन गई। एंटीबायोटिक सब्सटेंसेज obtained from microorganism that kill or inhibit growth of other microorganism at a very low concentration। लो कंसेंट्रेशन पे भी भाई वो, मतलब क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भाई एकदम शोध, ठीक है, के लिए इनहिबिट कर दें, तो एंटीबायोटिक्स चलाती हैं। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ये सब एक्चुअली में ना माइक्रोबायो में ना तुमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली होगी, एंड ये चैप्टर काफी हद तक के माइक्रोबायो से लिंक करता है, या फिर माइक्रोबायो का क्या कह सकते हैं, माइक्रोबायो में जो जो तुमने क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसी के तोड़ इसमें इस इस सब्जेक्ट में आएंगे, इस चैप्टर में आएंगे। तो तुमको बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट प्रिवेंट विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा आपने मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, आपने पेनिसिलिन 2 mg दिया, तो उसमें आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करे जा रहा है 2 mg देने के बाद भी। फिर आपने 10 mg दिया, फिर भी ग्रो कर रहा है, फिर आपने उसको कहा कि काम करते 50 mg दे देते, 50 mg आपने जैसे ही दिया, हाँ, तो भी ग्रो कर रहा है। पर जैसे आप 51 mg पे गए, हाँ 51 जैसे mg पे गए, तो अब उसके बाद ग्रोथ रुक गई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो यही मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या हो गया अपना, 51, उस पर रुक गया ना, 50 तक के तो बढ़ रहा था। फिर यहाँ पे आते क्लासिफिकेशन पे, तो अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्शन पे अलग अलग, साइडल और स्टैटिक ड्रग्स, है ना। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी अमीनोग्लाइकोसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकॉल। मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से, मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से इसमें काफी अच्छे दिया है, ठीक है। ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर अपने केडीटी में दिया है, ठीक है। तो इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, क्योंकि देखो ये जो पुरानी, ये जो दो है ना, ये एमसीक्यू बेसिस पे ज्यादा पूछ सकते हैं, बैक्टीरियासाइडल कौन सी है, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी, तो एक बार जरूर देख जरूर लेना। बैक्टीरियासाइडल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, रिफेम्पसिन, मेट्रोनिडाजोल। बैक्टीरियोस्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, है ना। फिर सल्फोनामाइड्स, टैप्सॉन, इरेथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, स्टैटिक ड्रग्स, ये सब
उसमें पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, उस पर पूछा जा सकता है। नैरो स्पेक्ट्रम में आ गए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे तो क्या। और अगर फुल क्वेश्चन पूछे, जो कि मतलब बहुत रेयर ही देखा हूँ मैंने, थोड़ा कम ही पूछे हैं, पर हो सकता है आप दूसरी यूनिवर्सिटी के, हो सकता है पे मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, तो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ चांस कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पूछा जाता है। तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस को आप रोक दो, किस किस तरह से आप बैक्टीरिया को तोड़ सकते हो। देखो ये पूरा है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है ना। ये फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेल वॉल। ये सेल वॉल है, तो अब सेल वॉल को ही बनने मत दो। एक जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, है ना। उसमें ये राइबोसोम, एमआरएनए होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, है ना। और प्रोटीन बन गया तो टॉक्सिन बनेगा, और टॉक्सिन फिर ऐसी तैसी मचाएगा, तो अपन को टॉक्सिन नहीं बनने देना। तो ये एक्चुअली में, ये जो तुम देख रहे हो, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये एक्चुअली में अभी प्रोटीन मशीनरी चल रही है, ट्रांसलेशन चल रहा है, उसमें राइबोसोम इन्वॉल्व होता है ना, एमआरएनए को रीड किया जा रहा है, और उससे प्रोटीन एक बार बन गया, टॉक्सिन रिलीज हो गया। टॉक्सिन का फिर कोई असर नहीं है, टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन का ऐसा है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हो। मोस्ट ऑफ द एंटीबैक्टीरियल जो टॉक्सिन्स होते हैं, या तो वो अपने आप फ्लश आउट होते हैं, जैसे जीआईटी में खासकर, या तो वो अपने आप फ्लश आउट होते हैं, नहीं तो उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है मोस्टली। और कुछ ही ऐसे टॉक्सिन है जिसके एंटी, क्या बोल सकते हैं, एंटी टॉक्सिन आपके पास अवेलेबल हों। तो अपन उस स्टेज में जाने से पहले, और अगर टॉक्सिन बन गए तो फिर सेप्सिस में जाता है बंदा, है ना। तो अपन को उस स्टेज में जैसे नहीं पहुंचना है, तो अपने पास क्या क्या तरीके हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इन इसको तोड़ दो, सेल वॉल को तोड़ दो, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दो, या फिर मशीनरी को तोड़ दो, एंजाइम को तोड़ दो। इतने सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ ह्यूमन बॉडी को मारना है आपको, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप चाहो तो मुक्के से आप, फॉर एग्जांपल आपने गला दबा दिया, ये एक तरीका। आपने सर पे मार दिया, वो एक तरीका। आपने ये नेक पे मार दिया, को चॉप कर दिया, अच्छे जम के एकदम से मार दिया, तो इंसान खत्म हो जाता है ना। चाकू मार दिया, तो बहुत सारे तरीके हैं ना मारने के। तो वैसे बैक्टीरिया को मारने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल को बनने ही नहीं दिया। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, मोनोबैक्टम, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, पेसिट्रेसा। अब सही बताऊं तो देखो, ये सब नाम जो है ना, वो तो तुमको भाई लिख लिख के ही रटेंगे। इसका कोई वो नहीं है, मैं सारी इसमें बोल चुका हूँ अभी तक। सीरीज अगर तुम पूरी फॉलो करते आ रहे हो, तो सीधा सिंपल सा बात है कि भाई आपको लिख लिख के ही रटेंगे ये चीज। हाँ, तो सेल वॉल सिंथेसिस आप फिर भी 2-3 नाम ऐसे याद कर सकते हो, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, है ना, मोनोबैक्टम, कार्बापेनेम्स, वेनकोमाइसिन। इनमें से जो आपको 2-4 नाम याद हो जाए एटलीस्ट, वो तो आपको रटे रहने चाहिए। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनेम, ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। मैं ये बाकी के भी आप याद कर सकते हो, तो अच्छी बात है। अब क्या है, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, अपन ने ये देखा सेकंड नंबर पे, जैसे अभी सेल मेम्ब्रेन है, ये तो सेल मेम्ब्रेन पे भाई छेद कर दो, तो इसके अंदर का जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा। नमक करता क्या है, नमक भी तो यही करता है ना, सेल वॉल से पूरा, सेल मेम्ब्रेन से पूरा पानी को ऑस्मोस करा देता है, ऑस्मोसिस कराएगा, तो ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से कॉज लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पॉलीमिक्सिन, एम्फोटेरिसिन बी, कोलिस्टिन, बेसिट्रेसिन। अब बेसिट्रेसिन दोनों कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से भी लीकेज करा रहा है, साथ साथ सेल वॉल सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अपन, और क्या, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अभी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए देखो, ये प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा, तो कैसे। और साथ साथ, या फिर प्रोटीन बन भी रहा है तो मिस रीडिंग करा दो एमआरएनए की। क्या कर दिया कि भाई अगर आपने एमआरएनए की मिस रीडिंग हो गई, तो आपको जैसे पता ही है ना ट्रांसलेशन पे, कि फिर वो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहता, या फिर वो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन, जो एक्चुअल जो टॉक्सिन बनना था वो टॉक्सिन ही बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ जैसे हो गए। तो टेट्रासाइक्लिन, प्रोटीन सिंथेसिस को कौन रोकता है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, है ना, क्लिंडामाइसिन, लिनाजोलिड। इसमें से जो इनमें से जो याद हो जाए आपको, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनाजोलिड, में से ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। मिसरीडिंग कौन कौन कराएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में कौन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है। तो ये मिसरीडिंग करा देंगे। फिर जैसे ये डीएनए, अब डीएनए में भी अलग, डीएनए गायरेज भी होता है ना। डीएनए के एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे, डीएनए गायरेज होता है। डीएनए के फंक्शन को इंटरफियर कर दे,
तो रिफेम्पिन। तो डीएनए वायरस को इनहिबिट करने वाले कौन से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर अदर फ्लोरोक्विनोन्स। अदर फ्लोरोक्विनोन्स में अपने बहुत सारे ड्रग्स हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, हाँ, फिर क्या नाम था उसका, लीवोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, तो ये डीएनए वायरस को इनहिबिट कर रहे हैं फ्लोरोक्विनोन्स वाले ग्रुप। रिफेम्पिसिन क्या करता है, डीएनए फंक्शन की ऐसी तैसी मचा देता है। डीएनए का प्रॉपर फंक्शन ही नहीं होगा तो अच्छे से एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा, और एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा तो प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और फिर बात बचा कुचा क्या, जैसे ये 8वें नंबर पे, जैसे कि इंटरमीडिएट जो अपने वो चल रहे हैं, है ना, ये पावा क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इससे क्या, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और इससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो अपन ये नहीं बनने देना है, तो इसके लिए अपन इसको ऐसी तैसी मचा सकते हैं। इंटरफियर विथ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ कर दोगे तो भी ऑब्वियसली आपका बैक्टीरिया प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगा, और फिर तो उसको निपटना तय है उसका। ठीक है, सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामीन, पैरामीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, मेट्रोनिडाजोल। तो ये सारे ड्रग्स हो गए। हाँ, ठीक है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल, इसमें ये पूरा वही सब दिया है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात अपन को पता ही है, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एम ए। जब आपका बैक्टीरिया, अगर आपने कोई एजेंट, जैसे आपने पेनिसिलिन दिया और वो बैक्टीरिया उसको झेल गया तो वो रेजिस्टेंट कहला जाएगा। ठीक है, विच वुड नॉर्मली रेजिस्टेंट, नेचुरल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये सब आपने एक्चुअली में उसमें पढ़ चुके हो माइक्रोबायो में, आई थिंक। अगर आप अपूर्व शास्त्री बुक को पढ़ते हो, है ना, अपूर्व शास्त्री ही है ना, तो उसमें आई थिंक थर्ड थर्ड चैप्टर, शुरू का जो थर्ड थर्ड चैप्टर है, उसी में आपको ये सब मिल जाता है। बैक्टीरियोलॉजी जो है ना, अपनी जनरल बैक्टीरियोलॉजी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नेचुरल रेजिस्टेंस जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बेसलाइन और नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन जी। अब पेनिसिलिन, जैसे हम नेचुरल रेजिस्टेंस इनको गेन हो गया है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को, कि वो पेनिसिलिन जी से अफेक्टेड नहीं होते। एक्वायर्ड में क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स, मतलब देखो एक्वायर्ड अपने कैसे होते हैं, सीधा सिंपल सा, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होती है। जैसे आपको आपको आपने किसी पेशेंट को 5 दिन के लिए ड्रग दी, ठीक है, कि 5 दिन इसे पूरा खाइएगा, अब उसने 3 दिन पे आके वो छोड़ दी, तो उसको सिम्टम रिलीफ हो गए। पर कुछ जो बैक्टीरिया बचे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 10 बैक्टीरिया बचे हैं अभी भी, और उनको ये ड्रग का एक्सपोजर हो गया, और ये ड्रग अपना काम कर रही थी, 3 दिन तक के उन्होंने अच्छा काम किया, 2 दिन वो बंदा और वो ड्रग खा लेता तो पूरे बैक्टीरिया निपट जाते। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भाई ने 3 दिन, पेशेंट ने 3 दिन ड्रग खाई और उसके बाद भाई उसने छोड़ दी। तो अब जो 10 बैक्टीरिया बचे हैं, उनको एक सिग्नल गया कि यार ये ड्रग है, इस तरह से एक्ट करती है, तो हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने आप में। और बैक्टीरिया बहुत जल्दी मॉडिफाई करता है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, तो एक दूसरा स्ट्रेन आ गया, फॉर एग्जाम्पल, मतलब दूसरा स्ट्रेन डेवलप हुआ, एंड अब वो परमानेंटली क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस हो गया उस पर्टिकुलर ड्रग से। तो इसलिए आपका वो एंटी, वही माइक्रोबायो चल रही है, एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप, और वो चैप्टर्स उस रिलेटेड कि भाई सोच समझ के एंटीबायोटिक दीजिए, सही डोज पे दीजिए, सही फ्रीक्वेंसी पे, कौन सी सही, मतलब जो मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक। अब ऐसा है ना कि आप पता चला आप किसी छोटी सी, आपके हल्का सा किसी को छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ है फॉर एग्जांपल, अब आप उसको कार्बापेनेम दे रहे हो, या ना, या फिर कुछ ऐसा एकदम भयानक, मतलब बहुत हाई डोज की एंटीबायोटिक दे रहे हो, वो कोई सेंस नहीं बनाता। उसको आप बचा के रखो। इट जस्ट लाइक का, कि जो चीज आपकी, मान लो जो चीज आपकी छुरी से काम चल सकता है, उसके लिए आप तलवार नहीं लेकर आओगे, वही बात है। तो ये सब इसमें ज्ञान वाली बातें काफी है। माइक्रोब्स दैट इनिशियली रिस्पॉन्ड टू एमए डेवलप रेजिस्टेंट टू द सेम एमए, वही सब। म्यूटेशन इज अ परमानेंट अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सिंगल स्टेप म्यूटेशन भी हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस टू रिफैम्पिन, और मल्टी स्टेप म्यूटेशन भी हो सकता है, म्यूटेशन इन अ जीन व्हिच रिजल्ट इन रेजिस्टेंस ऑकर इन वन स्टेप, एंड फिर धीरे धीरे वो सेंसिटिव होता चला गया। तो दोनों चीजें हो सकती है। ट्रांसडक्शन में, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कैरिंग अ जीन फॉर रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर थ्रू बैक्टीरियोफेज। तो ये भी ट्रांसडक्शन और एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने उसमें, जिनमें वही माइक्रोबायो के जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टू एंटीबायोटिक विया ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बात करते हैं, द रेजिस्टेंस कैरिंग जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय अदर सेंसिटिव बैक्टीरिया व्हिच देन बिकम रेजिस्टेंट टू एमए। तो ये
ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, रिलीज फ्री डीएनए को रिलीज किया, सेंसिटिव बैक्टीरिया ने उसको अंदर ले लिया और सेंसिटिव बैक्टीरिया ने उसको अपने डीएनए के साथ कंबाइन किया, डीएनए के साथ कंबाइन करके भाई टाटा, उसको भी रेजिस्टेंस प्राप्त हो गई। हाँ 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 हाँ। कॉन्जुगेशन ट्रांसफर ऑफ ये सेक्स क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेक्स पाइलस के थ्रू इकोलाई जैसे करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के थ्रू रेजिस्टेंस। सही बताऊं ना, इतना तुमको एक्चुअली में याद नहीं रहेगा, मैं सिर्फ तुमको ना एक ब्रीफ बताते जा रहा हूँ। ऑब्वियसली तुमको ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एग्जांपल ऐसा नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कि मतलब पेनिसिलिन जी न्यूमोकोकाई रेजिस्टेंस हो गया पेनिसिलिन जी से, तो किस मेथड से हुआ होगा क्वेश्चन बनने को। तो ऑब्वियसली अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बाउंसर है, याद रह गया तो ठीक है, तुक्का वाली बात हो गई, बाकी ये चीजें याद नहीं रहेंगी तुमको, ऑब्वियस सी बात है। कि ट्रांसडक्शन में कैसे जा रहा है, ट्रांसलेशन का एग्जांपल बताओ, और ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, ट्रांसडक्शन का एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा मोस्टली। 99.9% चांस है कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इतने आगे, जब तक एकदम पेपर ही ऐसा बनाना कि भाई फेल ही कर दो बच्चों को, तो बात अलग है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। हम्म तो प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग, मतलब अब अपने क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकता है एंटी माइक्रोबियल, मतलब क्या बोलते हैं, अपना बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कैसे रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, किस किस तरीके से अपन वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस गेन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, तो जैसे कि अपने इसमें कुछ बैक्टीरियाज में स्टेफाइलोकोकाई गोनोकोकाई इकोलाई में बीटा लैक्टमेज बनने लगता है, दैट कैन डिस्ट्रॉय सम ऑफ द पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो बीटा लैक्टम की रिंग होती है अपने पेनिसिलिन में भी, आगे स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे, तो ऑब्वियसली बीटा लैक्टमेसिस क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, तो पेनिसिलिन काम नहीं कर पाएगा। एक इफ्लक्स पंप बना देते हैं, बैक्टीरिया डेवलप कर लेंगे, तो भाई बैक्टीरिया एक जगह से आया दूसरी जगह से बाहर हो गया। डिक्रीज्ड एंट्री ऑफ एएमए, कि एंट्री ही नहीं करना, अल्ट्रेशन कर दिया चैनल में या ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड। अब आपका एंटीबायोटिक किसी रिसेप्टर से जुड़ता था और फिर उसके बाद अंदर जाके काम करता था, उसने रिसेप्टर ही बदल दिया बैक्टीरिया ने, है ना, गेट ही बदल दिया। अल्टरेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट, तो बाइंडिंग वही बात हो गई, बाइंडिंग साइट कहीं और चेंज हो गई, तो ये एंट्री नहीं हो रही है, फिर बाइंडिंग आप बाइंड ही नहीं करने दे रहे अच्छे से। एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे सल्फोनामाइड रेजिडेंट कैन यूटिलाइज प्रीफॉर्म फॉलिक एसिड विदाउट द नीड फॉर यूजुअल मेटाबॉलिक स्टेप। तो जैसे कुछ ये पाबा और ये सब बन रहा था ना, पाबा से टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये फोलिक एसिड कहलाता है। अब पहले ही अगर मतलब क्या बोलते हैं, सब स्टेप, ये स्टेप पे एक्चुअली में क्या पाबा से डीएचएफए नहीं बनने देगा, या डीएचएफए से टीएचएफए नहीं बनने दे रहा, है ना, डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने की स्टेप को या एंटीबायोटिक मचाता था, तोड़ता था, है ना, इस इनके एंजाइम को ऐसी तैसी करता था, इनकी मशीनरी को ऐसी तैसी करता था। तो बैक्टीरिया ने कहा कि काम करते हैं भाई, अपने सल्फोनामाइड मतलब अपन को तो फोलिक एसिड की तो जरूरत है, बैक्टीरिया को भी है, तो काम करते फोलिक एसिड अपन ना प्रीफॉर्म्ड ही रखते। प्रीफॉर्म फोलिक एसिड रखोगे, वो अब एंटीबायोटिक सोचेगी भाई मेरे को अटैक करना कहाँ पे, जिस चीज के लिए मैं बना हूँ, जिन बंदों को मारना है उनका तो कुछ काम ही नहीं है, वो बस आपका रेजिस्टेंस गेन हो गया। क्रॉस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कि भाई आपने मान लो एक टेट्रासाइक्लिन दी फॉर एग्जांपल, और टेट्रासाइक्लिन का उस पे रेजिस्टेंस गेन हो गया, उस बैक्टीरिया पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस गेन हो गया, तो उसी के सिमिलर, ठीक है, उसी के सिमिलर डॉक्सीसाइक्लिन भी फॉर एग्जांपल है, तो डॉक्सीसाइक्लिन भी एक तरह से वैसी एक्ट कर रही थी टेट्रासाइक्लिन में, है ना, तो डॉक्सीसाइक्लिन भी उसी का भाई बंधु ही है फॉर एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या मतलब, एक्चुअली में डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन भाई बंधु ही है, तो अब टेट्रा ने अगर अटैक किया और सामने वाला सचेत हो गया है, तो फिर वो डॉक्सी को भी मतलब हरा ही देगा, या डॉक्सी से भी बच ही जाएगा। ठीक है, तो या तो ये इधर वन वे हो सकता है या फिर टू वे हो सकता है ना, कि आपको आपने टेट्रा, और उल्टा भी हो सकता है कि डॉक्सी भैया पहले गए थे, डॉक्सी भैया पिट पुटा के आ गए, अब टेट्रा भैया गए, टेट्रा भैया भी पिट जाएंगे। तो ये मतलब क्या हो गया, टू वे रेजिस्टेंस हो गया, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया दोनों भाई को पेल चुका है। और वन वे में से सिंपल सा क्या होगा, वन वे में यही होगा कि भाई डॉक्सी भैया गए थे, डॉक्सी भैया तो पिट के आ गए, पर टेट्रासाइक्लिन, क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं बना है अभी तक के प्रॉपरली,
सही बोल रहा हूँ ना मैं? वन वे रेजिस्टेंस, एक गया तो दूसरा, और छोड़ो। मैं इसमें ये है ना यार, नियोमाइसिन तुमने दिया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ भी तुमको, हाँ मैं थोड़ा सा शायद इधर मैं कुछ और सोचने लग गया था। नियोमाइसिन जैसे तुमने दिया वन वे का एग्जांपल ये है कि नियोमाइसिन तुमने दिया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस गेन हो गया, पर स्ट्रेप्टोमाइसिन देने पे तुम्हारा नियोमाइसिन के लिए कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, तो ये वन वे रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये टू वे रेजिस्टेंस मतलब ये, इनको एक बार याद कर सकते हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछने लायक भी है, पूछा जा सकता है। सल्फर डायाजीन और सल्फर डॉक्सिन है ना, टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये थोड़ा सा एक बार फिर भी इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दे देना, ये टू वे वाले एग्जाम्पल पे और वन वे वाले एग्जाम्पल पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ये, अभी मेरे को भी कर रहा था। प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट, तो भाई सिलेक्ट, डेवलपमेंट कैसे रोकोगे भाई, रेजिस्टेंस ना बने तो क्या करोगे? सिलेक्ट, पहले तो राइट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट चुनो, राइट डोज दे दो विथ फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए, और प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। जैसे टीबी में मल्टी ड्रग थेरेपी इसलिए दी जाती है ताकि एक ड्रग से पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ना बने। बैक्टीरिया है तो उसको चार ड्रग अलग अलग जगह से आके मतलब उसका भाई बाजार है, उसका गैंग मैंग हो रहा है, तो वहां से भाई वो बैक्टीरिया ना संभल नहीं पाता कि इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं। इसलिए टीबी का ड्रग मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है। सिंगल ड्रग में दोगे तो ऑब्वियसली चांसेस है कि भाई रेजिस्टेंस गेन कर जाएगा टीबी का बैक्टीरिया, और बस फिर ऐसी तैसी मचाना चालू हो जाएगी। हाँ, सुपर इन्फेक्शन, ऑकरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन ड्यू टू एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी फॉर अनदर इन्फेक्शन। ठीक है, तो सुपर इन्फेक्शन का क्या हिसाब किताब है कि भाई आप आए थे किसी चक्कर में, फॉर एग्जांपल आपको कफ हो रहा था, आपने एंटीबायोटिक खाई, एंटीबायोटिक के चक्कर में अब आपको कुछ और दिक्कत हो गई, आपको जीआई प्रॉब्लम हो गई, कुछ जीआई का इन्फेक्शन हो गया, तो वो सुपर इन्फेक्शन के अंडर पे आ जाता है। So the causative organism of superinfection should be different from the primary disease. Most of the AMA, especially broad spectrum antibiotic, clindamycin alter the normal bacterial flora, result of defense mechanism अपना impair हो जाता है, pathogenic organism invade the host, multiply and produce superinfection। तो वही बात है कि भाई आप आए थे किसी और चक्कर के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, आसमान से टपके खजूर, खजूर के पेड़ पे अटके, ऐसा कुछ कुछ है। सुपर इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद सप्रेशन चेंज इन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, तो वही है एंटीमाइक्रोबियल, आपने फ्लू के लिए दिया उसको एंटीमाइक्रोबियल, पर उसके गट फ्लोरा का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, तब उसको गट फ्लोरा के में जो बैड बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर गए, उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सब सुपर इन्फेक्शन पे आ जाता है। तो ये वही नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया इनिबिट करके रखेंगे। हाँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट के लिए लड़ाई दोनों पे होती रहती है, नॉर्मल फ्लोरा भी लड़ता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट के लिए, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लड़ते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा एंटीबायोटिक तो आता है तो सबको ऐसी तैसी करता है, ठीक है, उसमें हुआ ये मान लो कि नॉर्मल फ्लोरा ज्यादा डैमेज हो गया, ज्यादा ग्रसित हो गया, तो कंपटीशन थोड़ा लैक हो जाएगा और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आया और भाई ने जंग जीत ली, तो बस काम हो गया। तो ये पैथोजेनेसिस सुपर इन्फेक्शन, माइक्रोन सुपर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, तो एक बार देखना है, देख सकते हो जैसे डायरिया या ओरल थ्रश, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडियासिस, तो उसके लिए ट्रीटमेंट फिर निस्टैटिन, क्लोट्रिमेजोल, फ्लुकोनाजोल, एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। स्यूडो मेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस, तो उसमें अगर ये मैनिफेस्टेशन दिख रहा है तुमको तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, यार ये डिफिसिल एक्चुअली में उससे भी होता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन में ना होता ही है कि बहुत ज्यादा अति में डायरिया होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी होता है और डायरिया होता है, और क्योंकि उनकी एंटीबायोटिक थोड़ी अगर क्रॉनिक एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है तो फिर ये सूडो मेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस देखने को मिलता है। एंड क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल ढीठ होता है, मतलब ये बच जाता है, नॉर्मल फ्लोरा इरेडिकेट भी हो गया और क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का ये कुछ स्ट्रेन्स बच गए, थोड़े से बैक्टीरिया बच गए, तो भाई फिर वो इन्फेक्शन जो मचाते हैं मल्टीप्लाई होके वो बहुत दिक्कत करता है। मेट्रोनिडाजोल फिर वेनकोमाइसिन, ये दो उनको। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर जैसे तो ई कोलाई या प्रोटियस स्यूडोमोनास काफी कॉमन एजेंट होते हैं, ये सब माइक्रोबायो का चल रहा है, फिर से प्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, कार्बोनिसिलिन उनको देना पड़ेगा, और नहीं तो डॉक्सीसाइक्लिन भी नॉन गोनोरियल यूटीआईज में डॉक्सीसाइक्लिन काफी दी जाती है। कीमोप्रोफिलेक्सिस, तो मतलब कीमोप्रोफिलेक्सिस क्या है कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए या फिर प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन पर्सन हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड,
तो उसके लिए अपन कीमो प्रोफिलेक्सिस का मतलब क्या हो गया कि भाई अपन को बचाना है। कीमो का मतलब क्या हो गया, ड्रग देकर बचाना है, मतलब या तो डेवलप नहीं होने देना है, प्रिवेंट करके रखना है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट ना हो। वो क्या बोलते हैं, मतलब मान लो मेरे आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई मतलब डेंगू है, डेंगू तो नहीं, डेंगू नहीं, कोई भी बीमारी पकड़ लो, फ्लू पकड़ लो फॉर एग्जांपल, तुमने वैसे तो ये माइक्रोबायोम में अपनी में बहुत सारे सबके कीमोप्रोफिलैक्सिस ड्रग्स जैसे लिखे ही रहते हैं, उसमें बताते हैं। जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है ना, टाइफाइड हुआ तो ऑब्वियसली आपको कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए स्पेसिफिक ड्रग आपके आसपास, जैसे आपके आसपास में किसी को टाइफाइड हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हो, और दूसरा है कि वो बैक्टीरिया आपके अंदर अंदर आ चुका है बॉडी में, पर अभी तक उसके पूरा फुल प्रेजेंटेशन है, फुल ब्लोन डिजीज में अभी वो फॉर्म हुआ नहीं है। तो आप पहले ही डिजीज क्या बोलते हैं, डिजीज पनपे आपकी बॉडी में, उससे पहले ही आप ड्रग दे दोगे, तो वो कीमोप्रोफिलैक्सिस कहलाता है कि भाई पहले से ड्रग दे दी ताकि अपन बच जाए। हाँ, द आइडियल टाइम टू इनिशिएट थेरेपीज बिफोर द ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। अब आइडियल टाइम तो ये है ना कि भाई मेरे को जैसे टाइफाइड के बारे में पता चला कि मेरे रूममेट को टाइफाइड हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मैं जल्दी से भागते भागते जाऊं और एंटीबायोटिक अपनी ले आऊं, जो भी डोज उसका स्पेसिफिक है, जो भी चीजें, जो भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रहेगी वो मैं लेकर आ जाऊं, और फिर मैं उसको खा लूं, और उसका मतलब डोज चालू कर दो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, ताकि मेरे को भी टाइफाइड ना हो जाए। और दूसरा क्या है कि भाई या तो मेरी बॉडी में आ चुका है, अब मेरे को ऑब्वियसली फिर ये 50-50% चांस है कि क्या वो ड्रग उसको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। रोक भी पा रही है तो क्या पूरा रोक पा रही है या फिर पार्शियली रोक रही है, मतलब मेरे को डिजीज तो हो गई पर उसका जो इम्पैक्ट है, या मतलब उसका जो स्केल है, मैग्नीट्यूड है, वो काफी कम है। तो ये सारे क्या बोल सकते हैं आपके पॉसिबिलिटीज होती हैं, इतनी सारी इंडिकेशन क्या है कीमोप्रोफिलैक्सिस के, जब जैसे प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस इन पेशेंट वेल्वुलर लीजन। सही बताऊं तो ये नहीं पूछने वाला कोई, तुम फिर भी मैं तुमको सिर्फ ना ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि सही बताऊं तो है ये बहुत लंबा चैप्टर यार। अभी 391 पे आई थिंक, 490 मिसलेनियस आ रहा है, ओके। हाँ, 488 तक के चैप्टर चलेगा भाई, 488, अभी 390 पे मतलब अपन। हाँ, आज का दिन तो भाई सही में मेरे गले की ऐसी तैसी कर देगा। फिर टू प्रोटेक्ट हेल्दी पर्सन को जैसे क्लोरोक्वीन मेफ्लोक्वीन दे दिया, कीमोप्रोफिलैक्सिस मलेरिया जैसे आपको मलेरिया एंडेमिक एरिया पे जा रहे हो तो आपको पहले ही क्लोरोक्वीन पकड़ा दी कि भाई इसको खा लो ताकि बच जाओगे मलेरिया से, है ना। प्रिवेंट इन्फेक्शन पेशेंट्स अंडरगोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ऑब्वियसली भाई किसी को एड्स या कुछ हो रखा है तो उसको वैसे उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, तो अपन भाई उसको कॉट्रीमॉक्साजोल दे रहे हैं ताकि न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशिया निमोनिया, ये निमोनिया थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ना पेशेंट। प्रायर टू सर्जिकल प्रोसीजर तो उसमें पहले आप एंटीबायोटिक दे रहे हो। प्रिवेंट इन्फेक्शन इन पेशेंट विद बर्न्स, बर्न्स के पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पूरा स्किन में निकली हुई होती है, तो कैन मतलब इट कैन एक्ट एज अ कल्चर बैक्टीरिया के लिए ना, बहुत फेवरेबल कल्चर, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाता है। एंड उसमें से ऑब्वियसली पस वस फिर फॉर्म होता है, फिर पता चला बोन वोन पे टच कर गया, फिर बोन में इन्फेक्शन पहुंच गया तो और ज्यादा दिक्कत है ना। तो टॉपिकल सिल्वर सल्फर डायजीन एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं। अभी कीमोप्रोफिलेक्टिक रेजिमेन है ये, तुमको एक बार अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी मैं जैसे टीवी का कहूंगा तो आईने चलती है, इसका एक बार याद रख लो तो रख लो, बाकी रिमैटिक और ये सब नहीं, तो ये तुमको याद रहेगा नहीं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और उस पर टाइम बर्बाद करने का कोई फर्क मतलब कोई सेंस नहीं बनता। एक टीबी का याद कर लो कि आइसोनियाजिड अपन देते हैं 5 mg पर केजी ओरली डेली 6 महीने के लिए, अगर आपके आसपास के टीबी का पेशेंट पॉजिटिव पाया गया है तो। और एक और क्वेश्चन जो कि मेरे को अभी क्लिक हुआ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि आइसोनियाजिड के केमिकल कंपोजिशन क्या है, कोई नहीं पूछेगा शायद, कोई भी शायद नहीं पूछे, पीजी लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ये, तो वो है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड, ठीक है, आइसोनियाजिड का केमिकल कंपोजिशन।
जैसे पैरासीटामोल का केमिकल कंपोजिशन होता है, अगर तुमको ध्यान हो, तुमने ट्वेल्थ में, आई थिंक, पता नहीं वो चैप्टर अब है कि भी नहीं है, नहीं तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे वो था। एस्पिरिन, एस्पिरिन का था आई थिंक, है ना। तो किसी ने केमिस्ट्री अगर मतलब बहुत शिद्दत से पढ़ी हो या, तो उसको पता होगा। वैसे केमिकल, तो आइसोनियाजिड का केमिकल कंपोजिशन आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड। नहीं पूछेगा तुमसे। प्रिवेंट करना इन्फेक्शन, यूरिनरी कैथेटर, मतलब किसी को कैथेटराइजेशन किया गया, यूरिनरी कैथेटर आपने पुट किया है, फोलिस कैथेटर यूज करते हैं, तो फिर फ्लोरोक्विनोलोन में उस पेशेंट को देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के। सजेस्टेड कीमोप्रोफिलैक्टिक एम्पिरिकल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इसमें अपन को ना घुसना नहीं है, अपन को एक्चुअली में देखा जाए ना, चालू करना रहता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट यहाँ से, और फिर इसके बाद सल्फोनामाइड से अपना एक्चुअल चालू होगा चैप्टर पूरा। एग्जैक्ट देखा जाए तो अभी तो ये ज्ञान शुदाई ही चल रही है देखा जाए। कॉम्बिनेशन, अब क्या, साइमल्टेनियस यूज ऑफ टू और मोर एएमए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज। इसमें मैंने कुछ लिखा था क्या? मैंने भी मतलब एक बार ऐसे पढ़ के रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, पर कुछ काम का है नहीं है सच इसमें अलग से। जैसे कि ये ब्रॉड एंड स्पेक्ट्रम और ये, तो इसके सिर्फ हेडिंग्स भी देख लोगे ना। इन एडवांटेज क्या है, तो ब्रॉड एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इन मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सब कुछ अपने नाम से, और बहुत इस सेंटेंस से समझ में आ गया कि भाई मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपने स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया, है ना। broaden the spectrum of action in severe infections with when the etiology is not known, मतलब आपको पता नहीं है कि इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, तो अब आप, इट्स जस्ट लाइक, देखो हिट एंड ट्रायल वाली चीज होती है। आपके पास पेशेंट आया एंड उसको इन्फेक्शन है, आपको तो नहीं पता है कि अभी क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में इन्फेक्शन करा रहा है, तो फिर आप माइक्रोबायोलॉजी का सहारा लोगे, आप कल्चर के लिए भेजोगे, कल्चर की रिपोर्ट एटलीस्ट, मतलब कम से कम 24 घंटे लगते हैं, और मैक्स टू मैक्स फिर कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि 3-4 दिन भी रहते हैं, है ना। और सर्विस, अगर आपके पीएचसी में कोई आया, बोलते डॉक्टर साहब पस हो रहा है हमको, है ना, हम खेती वेती या कुछ कर रहे थे खेत में, हमको कुछ ऐसा काटा वाटा चुभा, हमने निकाला तो ये पस जैसा जम रहा है, तब आपके पास ये टाइम थोड़ी ना रहेगा। पीएचसी, कुछ कुछ पीएचसी में तो इतने खराब हालत है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी के आप भेजोगे, तो पता चला आपको रिपोर्ट आ रही है 1 हफ्ते बाद, तब तक ये पता चला पस छोटा सा, मतलब कोई पिंपल जैसा था, पिंपल जितने साइज का था, अब वो पता चला बोन तक के फैल गया, पूरा बोन एम्पुटेट करनी पड़ गई। फिर तो भाई आपको जूते मारेंगे ना वो पीएचसी के आसपास जो गांव वाले, वो तो कहेंगे फर्जी डॉक्टर है यार, इसने ऐसी तैसी कर दी, हमारी लंगड़ा लूला कर दिया उसने हमने। तो ऐसी चीजें तो अपन करना नहीं चाहते, तो अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि भाई मोस्ट मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अपन को जैसे पता है कि, अब तो तुमको ही पता होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, वो स्ट्रेप्टोकोकस बोला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ही है। पर कोई और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है उसके एस ऑरियस ही हो। तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन उसको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक तो अपन को चालू करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप जब टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में होते हो, तो भाई पहले बोलते हैं कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करो, उसके बाद आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करो, ताकि रेजिस्टेंस पैदा ना हो। बट ऐसे प्रैक्टिकल केसेस में कि भाई जहाँ पे जो माइनर इन्फेक्शन है, वहां पे एंटीबायोटिक आप दे देते हो, बहुत धड़ल्ले से दे देते हैं। तो अब क्या करना है कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप यूज करोगे, ताकि भाई अगर मान लो आपको पता है कि हाँ इन दो, फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक या फिर दो एंटीबायोटिक के स्पेक्ट्रम पे आपके मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कवर हो जाते हैं, जो कि ये चीज कॉज कर सकते हैं, जो कि इस तरह की कंडीशन को कॉज करा सकते हैं बॉयल्स में, या मतलब ये इन्फेक्शन हो गया पैर में, जैसे वही एग्जांपल दिया, तो आपका काम हो जाएगा, और उस बंदे का भी काम हो जाएगा जल्द से जल्द। तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ सेफोटेक्सिम वेनकोमाइसिन एम्पिसिलिन यूज फॉर एम्पिरिकल थेरेपी सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, है ना, कि किसी को, आपको लग रहा है कि इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो वो नेजेरिया मेनिंजाइटिस से भी हो सकता है, कोई और मेनिंजाइट, मतलब वायरल मेनिंजाइटिस, जो आपने मतलब पूरा वो टेबल पढ़ी होगी ना माइक्रोबायो में, 3 तरह के अलग अलग मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो अपन सेफोटेक्सिम वेनकोमाइसिन एम्पिसिलिन का यूज कर रहे हैं कि अपना एम्पेरिकल थेरेपी तो चालू हो जाए, फिर उसके बाद जब आप कल्चर, मतलब सीएसएफ निकालोगे, फिर कल्चर के लिए भेजोगे, कल्चर से फिर क्या डिटेक्ट होता है, क्या रिपोर्ट आती है, तब आप फिर उसको और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की तरफ भेजोगे। पर अभी अभी स्टेबलाइज करने के लिए तो आपको कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो यूज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भाई फिर तो बंदा गया, फिर तो टपक जाएगा वो।
ठीक है, तो इंक्रीज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन सिनर्जिस्टिक एक्शंस के लिए। हम्म एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, ये क्या है, एंटरकोकल एंडोकार्डाइटिस को ज्यादा अच्छे से पेलते हैं। तो वही बात हो गई, टीम अप वाली बात हो गई, है ना। प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीबी, लेप्रेसी, एचआईवी इन्फेक्शन। रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, एमडीटी इसलिए यूज किया जाता है टीबी और लेप्रेसी के केस में। नहीं तो पता चला आप रिफेम्पिसिन दिए जा रहे हो, आपको 2 साल तक की रिफेम्पिसिन चलानी पड़ेगी टीबी के लिए, और रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो बस फिर रिफेम्पिसिन भी कोई काम की नहीं। इसलिए अपन मल्टी ड्रग दे रहे हैं कि 4 ड्रग एक साथ दो, ताकि इधर से उधर से जाए, एकदम बैक्टीरिया अलग कर दे, एकदम ऐसी तैसी मचा दे। रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट एएमबी एंड फ्लू साइटोसिन, ये भाई कचरा सब। डिसएडवांटेज क्या है एंटी माइक्रोबियल ड्रग कॉम्बिनेशन के, तो टॉक्सिसिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। वेनकोमाइसिन और टोब्रामाइसिन को दोगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी, एनहेंस इन, है ना। तो यही बात है ना कि एंटीबायोटिक, वही तो मैं बोल रहा था कि भाई आप अगर कोई छोटे से इन्फेक्शन के, मान लो मेरे को आज कल कोई इधर से छोटा सा इन्फेक्शन होता है जो कि प्लेन एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, प्लेन एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल सिफिक्सन 200 से भी ठीक हो सकता है। अब उसके लिए क्या मैं कार्बापेनम चलाऊंगा? क्या मैं बोलूंगा कि मेरे को आईवी एंटीबायोटिक दे दो भाई आप, मोनोबैक्टम के बहुत हाई, मतलब ये तो वो वाले, वो एंटीबायोटिक्स है जब आपका मतलब होता है ना कि भाई आप पहले लेवल 1 एंटीबायोटिक, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, और फिर तो सबसे लेवल 4 वाले में कि भाई आप आईवी में भी सबसे तगड़ी एंटीबायोटिक दे रहे हो। आपको लग रहा है कि यार वाह क्या एंटीबायोटिक मिली है, पर भाई उसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे अच्छे खासे। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा पोटेंट है, एंटीबायोटिक भी एक तरह का क्या हुआ, मतलब आप देखा जाए तो एंटीबायोटिक भी एक तरह का जहर ही है ना। बैक्टीरिया को मार रहा है तो एक तरह के लिए वो भी बैक्टीरिया के लिए जहर है, आपकी बॉडी में भी कुछ सेल्स की ऐसी तैसी कर रहा है, तो ये साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए देख संभल के देना रहता है। यही बोलते हैं भाई कि एंटीबायोटिक्स का जो खेल है ना, वो इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। आप पहले ही उठा के एकदम सबसे पहले ही आप सोचो ना कि यार मैं तबाही मचा दूंगा, मैं 4 मूव में गेम खत्म कर दूंगा। नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, आपको आपका प्यादा जो है ना उसको भी चलाते आना चाहिए अच्छे से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप रानी के भरोसे ही चल लोगे, रानी भी आप निकालोगे एक, ऑब्वियसली बीच में गेम पे निकालो या जब, ठीक है। तो समझ गए होगे क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी टाइम ज्यादा है नहीं, हमने भावनाओं पे देखा है। 40-45 मिनट तो अभी हो गए इतना बोलते बोलते, और अभी तो एक्चुअल कीमोथेरेपी चालू ही नहीं है। कितने पन्ने खत्म किए मैंने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएगी भाई, ऐसी तैसी हो जाएगी। एक एक घंटे के इतने वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे। डिक्रीज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन, डिक्रीज एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या लिखा है, if combined with tetracycline, penicillin acts mainly on rapidly multiplying bacteria. Tetracycline beat multiplication of bacteria because of its static effect, thus reducing effect of penicillin. तो भाई ये भी डिसएडवांटेज रहता है, किसी एक को, कोई एक है जो कि स्टैटिक है, कोई एक है साइडल है। अब किसी एक, कोई जैसे पेनिसिलिन है, ये एकदम तेजी से मारती है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को, और वहीं पे टेट्रासाइक्लिन क्या कर रही है कि उसको स्लो कर देती है। तो वहां पे पेनिसिलिन की जो एफिकेसी है वो रिड्यूस हो गई। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि भाई अगर आपने टीम अप करा, आपको मान लो आपको प्रोजेक्ट मिला है, और आपको आपको आपकी एक्स के साथ प्रोजेक्ट मिली है आपके क्लास में, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। या तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, हु नोस, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन जाए पुरानी यादों के नाम पे, और या तो प्रोजेक्ट ही नहीं बन पाएगा। दोनों चीज हो सकती है, पर डिसएडवांटेज हो गया ना कि भाई नहीं बना तो, और बना भी तो टूटा फूटा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया, वही बात है। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ सुपर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इरेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ एएमए कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट वेस्ट, भाई मैं इसमें ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करूंगा। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव कोकाई, पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, है ना, एसिड फास्ट बेसिलाई, स्पायरोकिड्स, अदर्स। तो भाई ये एक बार तुम खुद, मैं पॉज करना है पॉज करके देख लो भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे कुछ समझाने वाला है नहीं। रटेंगे तो आपको अभी रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके तो पेपर हैं, अब आपके पेपर है तो आपको रटना पड़ेगा, और पेपर के लिए लिखना भी पड़ेगा। सही बताऊं तो एकदम बहुत ज्यादा याद भी नहीं होते, 2-4 ऐसे बैक्टीरिया जो आपको शायद याद हो जाए,
पूरे के पूरे सोचो ना कि रट जाओ के, तो पेपर के हिसाब से तो हाँ अभी आपको रटना पड़ेगा, बट उसके बाद भी नॉर्मल यूज में मैं जैसे कहूंगा तो शायद मुश्किल है। ट्राई करो, अगर याद रह पाए तो। स्पायरोकीट्स में ट्रेपोनियम पैलिडियम लेप्टोस्पायरा, अदर्स में रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सब बताने ही लग गया बैठ के। ठीक है। अब सिलेक्शन कैसा होता है अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, तो मैं सब कुछ छोड़ के भाई सबसे इस डायग्राम पे अपन फोकस करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ड्रग के फैक्टर्स हैं, और सब कुछ ना ऐसे ऐसे फैक्टर्स है जो कि तुम अपने आप ना समझ सकते हो। ऐसा कुछ बहुत क्या बोलते हैं, कुछ बहुत डेप्थ क्या बोलते, मेरे पास शब्द भी नहीं बच रहे, मेरा दिमाग ऐसा हो गया। कोई बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है तुमको इसके लिए, है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से बेसिक नॉलेज वाली चीज है, जनरल नॉलेज वाली बताते हैं कि भाई आप अप्रोप्रिएट एएमए कैसे डिसाइड करोगे, अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैसे डिस्क्राइब करोगे। क्या आप किसी छोटे बच्चे को एक ऐसी एंटीबायोटिक पकड़ा दोगे जो कि साला बहुत ही, जिसका हाईली साइड इफेक्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस जिसका साइड इफेक्ट होने के, नहीं पकड़ाओगे, है ना। आप उसको ऐसे एंटीबायोटिक देना प्रेफर करोगे जो कि भाई उसका काम, मतलब उसमें ज्यादा साइड इफेक्ट भी ना हो ऑब्वियसली, और उसका रूट भी प्रॉपर रूट हो, है ना। अब यही सब खिचड़ी है। जो पेशेंट फैक्टर में एज हो गया, एज में क्या जाता है भाई, आप किसी बूढ़े को आप एकदम हैवी एंटीबायोटिक पे चलाओगे तो भाई ज्यादा चांस है कि वो इन्फेक्शन से पहले उस दवाई की वजह से मर जाए, है ना। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, किसी ड्रग से एलर्जी है क्या, पेशेंट के पूरे फैक्टर्स देख लो। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की भाई हो सकता है उसको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर वो स्पेसिफिक ड्रग को, वो होता है ना अपना एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम क्या बोलते हैं, एंजाइम इंड्यूस करने वाला और एक डिस्ट्रॉयर रिड्यूसर, जो भी बोलो। तो मतलब ऑब्वियसली अगर उसके जीन्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, किसी के जीन्स ज्यादा अच्छे से एंटीबायोटिक को मेटाबोलाइज कर देते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वेरिएशन आएगा। तो ये पेशेंट के फैक्टर, प्रेगनेंसी अपने आप में एक पूरा फैक्टर है, होस्ट डिफेंस, होस्ट को मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ पेशेंट तो दिक्कत हो सकती है ना। हेपेटिक डिसफंक्शन, अब क्योंकि आपके ऑब्वियसली एंटीबायोटिक है वो लिवर पे मेटाबोलाइज होगी और यूरिन से एक्सक्रीट होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे अगर डिसफंक्शन है तो उस पर क्या असर पड़ रहा है ना। कोई लिवर सिरोसिस वाले को आपको ऐसे एंटीबायोटिक दे रहे हो जो जिसका मेन मेटाबॉलिज्म लिवर पे ही होता है, लिवर पे लोड बढ़ सकता है, तो क्या वो एंटीबायोटिक उतने अच्छे से असर कर पाएगी कि नहीं, है ना। रीनल डिसफंक्शन हो गया, लोकल फैक्टर्स हो गए कि भाई अब उसको आप ड्रग मान लो उसको टॉपिकल आप मतलब बोल सकते हैं ना कि उसको टॉपिकल इन्फेक्शन हुआ है, अब आप उसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, जरूरत हो सकता है नहीं भी हो, आप इसको सिर्फ एक क्रीम दे देते आपका काम चल जाता है। सही चल रहा है ना। हेलो, 47 मिनट्स, बाप रे। ड्रग फैक्टर्स की बात करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब वही बात है भाई, बच्चे को आप क्या बोल सकते हैं, इंट्रा, क्या बोलूं मैं उसको, बच्चे को आईवी, आईवी तो चलो ठीक है, आईवी और ओरल ड्रग, हाँ कोई बहुत ही छोटा बच्चा है उसको आप ओरल ड्रग नहीं दे पाओगे शायद, क्योंकि ऑब्वियसली गले में चोकिंग होने की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। या फिर मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि अपना जैसे बोन पे इंजेक्ट कर देते हैं, एक वे होता है ना, रूट होता है, इंट्राथीकल रूट होता है, अब आप इंट्राथीकल रूट से आईवी दे रहे हो, आईवी बोल रहा हूँ, इंट्राथीकल रूट से आप ड्रग को दे रहे हो, अब बच्चा है या कोई बूढ़ा है जिसको ऑब्वियसली जरूरत भी नहीं है, और आप कोई मतलब एक्चुअली में कोई नीड भी नहीं है शायद तक, क्यों, तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग का फैक्टर होता है कि कुछ ड्रग्स होती है जो आईवी में ज्यादा अच्छे से काम करती है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो ओरल में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दिखाती है। वैसे आईवी हमेशा ही ज्यादा अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू ओरली, बट अपन पहले ड्रग ओरली देना प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद आईवी पे जाते हैं, है ना। और इंट्राथीकल तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता शायद ही यूज करते होंगे, मैं अभी तक के तो मैंने नहीं सुना या देखा है, हो सकता है मैं इंटर्नशिप पे देख लूँ बाद में, या अभी अपनी पोस्टिंग्स पे कभी देखूं। स्पेक्ट्रम क्या है एंटीबायोटिक का, नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बैक्टीरियासाइडल है कि स्टैटिक है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है गाँव पे, क्या भाई आपने उसको कोई ऐसी दवाई लिख के दे दी जो कि जिसकी कॉस्टिंग ही पता चला 1000-2000 रुपए की पांच पांच गोलियां, है ना, और वही सेम चीज को जेनरिक मेडिसिन से आपको 5 रुपए में निपट निपट सकता है, तो वो भी बात आ जाती है ड्रग के फैक्टर्स पे, है ना। ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर्स,
क्लिनिकल डायग्नोसिस, एम्पिरिकल थेरेपी, ये ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है कि भाई अब इसमें थोड़ा सा अपना भी रोल आ जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस अपनी क्या बन रही है, जैसे वही मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट किया तो अब आपको 3 ड्रग्स एक साथ दे रहे हो, वैनकोमाइसिन, और क्या था, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन दे रहे, पेनिसिलिन दे रहे थे, ऐसे कुछ कुछ दे रहे थे ना, हाँ एम्पिसिलिन दे रहे हो तो सेफोटैक्सिन दे रहे थे। हम्म। तो ये अपने एम्पेरिकल थेरेपी अपन चालू कर रहे हैं, करना भी है कि नहीं करना है। बैक्टीरियोलॉजिकल रिपोर्ट्स आके क्या बता रही हैं, रेजिस्टेंस है क्या, पता चला, क्रॉस रेजिस्टेंस तो नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के। मुश्किल है कि ये क्वेश्चन तुमसे एकदम पूछे भी, और बाय चांस पूछ भी लेता है ना तो ये सिर्फ तुम ये डायग्राम बनाते हो, इसको बस एक्सप्लेन कर देते हो, क्योंकि अब इसमें मैं ना ये पूरा पन्ना स्किप करने वाला हूँ। अब हाँ ये देख सकते हो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में, जैसे ये बोल रहा था कि ये कुछ ड्रग्स होती है मेकॉज हिमोलाइसिन पेशेंट विद, जैसे जैसे प्राइमा क्वीन है, पायरीमेथामीन है, सल्फोनामाइड है, ये G6PD डेफिशिएंसी जिनको होती है उन पे हिमोलाइसिस कर सकती है, ब्लड को तोड़ सकती है, मतलब ब्लड को बोल रहा हूँ, आरबीसी को तोड़ने लग जाएगी, है ना। अब ये प्रेगनेंसी पे भी एमए क्रॉस को, बहुत सारे एमए प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करते हैं और फीटस को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेरेटोजेनिस, मतलब टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है फर्स्ट टाइमेस्टर पे, इसलिए देख संभल के दो, है ना। अब इसमें एक्चुअली में शायद कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअली में कुछ ज़्यादा टिक किया नहीं था इस पर, मैं सिर्फ पढ़ लिया था। नहीं एक्चुअल में सब कुछ तो है, बाद में है, जैसे बस इसमें फिर मैं बता देता हूँ। ये हाँ ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहूंगा, देख रहा था। टेट्रासाइक्लिन जो है ना प्रेगनेंसी पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन देने चाहिए, तो आप कहोगे नहीं देने चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे बच्चे की फीटल डेंटिशन और बोन ग्रोथ पे इफेक्ट होता है ना। तो ये ध्यान से देखना है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ भाई, नहीं तो कहोगे यार ये क्वेश्चन आ गया था, अब तो बताया ही नहीं। हाँ ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है भाई, क्लोरम फेनिकॉल इन प्रीमेच्योर इन्फेंट। तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम भी आपसे पूछ लेते हैं। तो अब ये सब बताऊं, ये सब एमसीक्यू हैं, और ये छुपे छुपे क्वेश्चन है, वाइवा में हो सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सल्फोनामाइड्स को अगर आप बच्चों में दोगे, न्यूनेट्स में, तो कर्निक्ट्रस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मैं वो लाइंस क्या बोलते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको अपने भी नोट्स या जिसमें भी आप शानभाग ही पढ़ रहे होगे साथ में, तो उसमें हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये दो एक एक वर्ड वाली चीज़ें, सल्फोनामाइड न्यूनेट्स पे दोगे कर्निक्ट्रस हो जाएगा, क्लोरमफेनिकॉल आप बच्चों में दोगे तो ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, तो आपको क्लोरमफेनिकॉल टिक करना है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन छुपे छुपे से हैं, इसलिए पूरा ही देखना पड़ जाएगा। वो जब मैं क्लोरमफेनिकॉल तो मैं सिंड्रोम को वेट कर दो रिडक्शन, ठीक है। सुपर फैक्टर है बस, ये सब मेन तो वो दो क्वेश्चन जो बनते हैं, जिसके बारे में मैंने भी सुना था काफ़ी बार, तो उससे बता दिया। फिर आते हैं अपन और ओरल रूट और प्रेफर्ड में इफेक्टिव ओरली स्पेक्ट्रम मेट्रोसाइडल साइड इफेक्ट कॉस्ट फार्माकोकाइनेटिक, तो इस पे कुछ अलग से है क्या है, मैं एक डेटा लगता हूँ मिस्टर, ये सब ज्ञान वाली बात है, तुम ऑब्वियसली अगर जब, अभी तो मैं इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ या तेज बता रहा हूँ, पढ़ाना भी नहीं बता रहा हूँ, टीचर नहीं हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर आई थिंक कुछ लोग के बहुत जल्दी है, आई थिंक उनके पेपर करीब आ चुके हैं स्टार्ट होने के, इसलिए, और नहीं तो आप ऑब्वियसली जब पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम अगर आप रीड कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन ज़रूर जाना, तो और आराम से समझ समझ के पढ़ना, कोई भागे नहीं जाओगे आप। देखा जाए तो कितने, 1.5 2 1.5 महीने, हाँ 1.5 महीने में तो आप पूरी फार्मा खत्म कर सकते हैं मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख के। एंड हाँ साथ साथ ये भी ले सकता हूँ, मैं फिर से प्रमोशन कर देता हूँ। तो भाई ये मेरे एक्चुअली में ये मेरी क्लास, जैसे केटी क्लासिफिकेशन है ना, तो उसमें मैंने क्या बोल सकते हैं एनोटेशंस करके रखे थे अपने टाइम पे, तो ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप बहुत बहुत ही कम कॉस्टिंग रखी गई है, ठीक है। तो ये रिविजन्स पे एंड इसी पे आप इसको प्रिंट करा के, और भी जो स्पेस है, या फिर आप चाहो तो और क्या बोलते हैं स्टिकी नोट्स का यूज़ करके आप इसमें और चीज़ें ऐड कर लेना, ताकि
ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फायदा हो। जैसे अभी ब्रोंकियल अस्थमा है तो इसी में मैंने पूरा मैकेनिज्म एक्शन ये सब ऐड करके रखा है। ये एक्चुअली शानबाग से ही मैंने उठाए थे काफ़ी सारी चीज़ें, एंड कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि मतलब मेरे को जनरल नॉलेज और अलग अलग क्वेश्चन को करते हुए पता चला था, है ना। तो ये सब इंक्लूड हो जाता है इसमें। जैसे एक पन्ने में आपने पूरा ये पूरा वो पूरा चैप्टर इसमें उसका सार है। तो आप ले सकते हो, एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगा काफ़ी। फिर आते हैं, कहाँ आते हैं, सिंगल डोज कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इतना काम का नहीं है। लीवोफ्लॉक्सासिन ग्लूड, ये आपको याद नहीं रहेंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की एबिलिटी कुछ ड्रग्स में होती है, कुछ ड्रग्स में नहीं होती। जिन ड्रग्स में, अब जैसे मेनिंजाइटिस हुआ है तो ऑब्वियसली अपन को ऐसे ड्रग देनी है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो अपन उन थर्ड, क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कॉम्बिनेशन मेट्रोनिडाजोल क्लोराम्फेनिकोल एनारोबिक ब्रेन एब्सेस के को ट्रीट करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो वही बोल रहा हूँ मैं, बहुत ना वो गेम, ये एक तरह का गेम है। इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, आपको डिसाइड करना है कौन सा प्लेयर कब अच्छा रहेगा कब नहीं रहेगा, वो डिसाइड करने वाली बात होती है। हाँ हाँ हाँ। जैसे क्लिंडामाइसिन एग्जांपल दिया है कि इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एनारोब्स बट नॉट यूजफुल इन एनारोबिक ब्रेन एब्सेस। वैसे तो एनारोब्स के लिए क्लिंडामाइसिन बेस्ट है, पर अगर आप देखा जाए ब्रेन एब्सेस, अगर मतलब ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में, ये ब्रेन में पहुंच ही नहीं पाती अच्छे से क्लिंडामाइसिन, तो इफेक्ट ही नहीं शो कर पाती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन या फिर मेट्रोनिडाजोल और क्लोरामफेनिकोल का कॉम्बिनेशन देना रहता है एनारोबिक ब्रेन एब्सेस की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे सल्फोनामाइड की। तो ठीक है भाई, यहाँ पे 1 घंटे हो जाते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा भी तो चलता वैसे ही नहीं। अभी देखो एंडोक्राइन कल डाला था 2 घंटे का, कोई भी आई थिंक हो भी सकता है, पेपर वेपर्स हैं तो ज़्यादा नहीं चलेगा वो। 2 घंटे का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है लेक्चर, इसलिए 1 घंटे हो गए। फिर 20 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, फिर नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स पे आते हैं अपन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।